गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात, नमस्कार। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल पुनः आज आपके सामने एक टॉपिक पे डिस्कशन करने आया हूँ जो जीएसटी से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने अभी 30 जुलाई 2021 को CGST एक्ट में 3 नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर 29/2021, 30/2021 और 31/2021, 29, 30 और 31, ये 3 नोटिफिकेशन अभी CBIC ने जारी किया है 30 जुलाई 2021 को। इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इसमें दिए गए टॉपिक पर अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। और आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई कमेंट आता है तो हम उसको भरपूर प्रयास करेंगे कि उसको रिजॉल्व किया जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी शेयर करिए और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारे 3 नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। नोटिफिकेशन नंबर 29। नोटिफिकेशन नंबर 29 में जैसा कि हमारे को पता है कि 2 सेक्शन थे, सेक्शन 110 और सेक्शन 111 ऑफ CGST एक्ट। क्योंकि कोई भी एक्ट आता है तो क्या होता है कि डिफरेंट सेक्शन को डिफरेंट डेट से इफ़ेक्टिव किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी एक्ट एक साथ उसके सारे सेक्शन, सारे प्रोविजंस अप्लीकेबल हों। गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू टाइमिंग उसको इंट्रोड्यूस करती है, इफ़ेक्टिव करती है। तो ये जो सेक्शन 110 और 111 सेक्शन है, ये सेक्शन अभी तक इफ़ेक्टिव नहीं किया गया था। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट 2021 में इन्होंने इफ़ेक्टिव करने की बात करी थी। और ये बेसिकली सेक्शन जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल आज के डेट में कोई भी अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है इंडिया में, जीएसटी क्या। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए टाइम लिया था और 30 जुलाई 2021 को इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 29/2021 इंट्रोड्यूस करके 1 अगस्त से इस प्रोविज़न को, इस सेक्शन को अप्लीकेबल किया है, इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली ये जो सेक्शन है, सेक्शन 110, ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके जो प्रेसिडेंट और मेंबर हैं उनके रिगार्डिंग बताता है, उनके क्वालिफ़िकेशन, उनके अपॉइंटमेंट, उनके सर्विस रूल के बारे में बताता है। और जो सेक्शन 111 है वो प्रोसीजर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है कि कैसे प्रोसीड करेगी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये तो नोटिफिकेशन नंबर हो गया 29/2021। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो है 30 और 31। तो 30 के पहले मैं आपको 31 पे बात करना चाहता हूँ। जो नोटिफिकेशन नंबर 31 है वो बेसिकली ये 30 और 31 दोनों एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट, जो कि 9 and 9C फॉर्म होता है, 9A, 9B और 9C फॉर्म, जो कि एनुअल रिटर्न और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात करते हैं। और ये एनुअल रिटर्न और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ये सेक्शन 44 में जाता है, सेक्शन 44 ऑफ CGST एक्ट। तो बेसिकली फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अभी तक
डिपार्टमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया था इसके ड्यू डेट को लेके, या किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर नहीं होगा, कौन फाइल करेगा नहीं करेगा, क्या लिमिट होगा। और पीछे फाइनेंस एक्ट में इन्होंने जीएसटी ऑडिट को ख़त्म करने की बात करी थी। तो इन सारे चीज़ों पे अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया था। तो अभी सीबीआईसी ने इस नोटिफिकेशन के द्वारा इस पे क्लैरिफिकेशन अपना दे दिया है। तो 30 नोटिफिकेशन नंबर 30 के पहले मैं 31 डिस्कस करना चाहता हूँ। 31 में जैसा कि सेक्शन 44 का एक प्रोविजो है, उसमें फर्स्ट प्रोविजो है जिसमें कमिश्नर को ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी ग्रुप ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो बेसिकली ये जो 31 नोटिफिकेशन आया हुआ है वो इसमें उसी को यूज किया गया है। और इसमें ये बोला गया है कि कमिश्नर बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44, कमिश्नर एग्जेम्प्ट करता है फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ दोज रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर in financial year 2020-21 is up to 2 crore। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 2 करोड़ रुपए तक है, उसको एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना है। ये इस नोटिफिकेशन के द्वारा लाया गया। और ये नोटिफिकेशन कमिश्नर का जो पावर होता है फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44, उसके द्वारा इस नोटिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है जी, क्लियर है। तो एक बार दोबारा हम क्लियर कर लेते हैं कि एक रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अप टू 2 करोड़ है, उसको एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना है अंडर CGST एक्ट। और एनुअल रिटर्न के फॉर्म्स क्या हैं? फॉर्म 9A एंड 9B। ठीक है दोस्तों, अब हम नोटिफिकेशन नंबर 30 पे बात करना चाहते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि सेक्शन 44 ये एनुअल रिटर्न और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात करता है, और करस्पॉन्डिंग एक रूल है CGST रूल 2017 में रूल 80। इस रूल 80 में बताया गया है कि एनुअल रिटर्न का फॉर्म क्या होता है और कैसे फाइल किया जाता है। तो ये रूल 80 को यहाँ पे अमेंड किया गया है, और ये 6th अमेंडमेंट रूल था, CGST रूल 6th अमेंडमेंट। इसमें रूल 80 को अमेंड किया गया, और ये अमेंडमेंट जो लाया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। रूल को अमेंड कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, तो ये जो 30 नोटिफिकेशन नंबर है 30/2021, बेसिकली ये नोटिफिकेशन जो लाया गया बाय अमेंडिंग द रूल 80 विच डिस्क्राइब द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो इस नोटिफिकेशन में क्या हुआ? इस नोटिफिकेशन में ये हुआ है कि ये बताया गया कि जिनको एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन person described in second proviso of section 44, okay, and ISD, a registered person under section 51, 52, casual taxable person, non-resident taxable person, okay। तो ये जो पर्सन्स हैं, इनके अलावा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट
turnover in financial year 2020-21 exceed 2 crore, they are required to file their annual returns. ठीक, and every registered person other than person described in second provision of section 44 and ISD, a person registered under section 51, 52 and casual taxable person and non-resident taxable person whose aggregate turnover in financial year 2020-21 exceed 5 crore, they file self-verified reconciliation statement under फॉर्म 9C. ठीक है, और इसकी फाइलिंग जो ड्यू डेट है वो है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2021. ओके, तो अब मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ, इसको और इलेबोरेट करता हूँ कि जैसा इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया, रूल 80 को अमेंड किया गया, 6 अमेंडमेंट रूल लाया गया. दूसरा, इसमें ये बोला गया कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेकंड पर्सन रजिस्टर्ड डिस्क्राइब इन सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 44. सेकंड प्रोविजो में क्या है, उसमें ये बोला गया सेकंड प्रोविजो में कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या कोई और ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है बाई लोकल अथॉरिटी. ओके, तो वो लोग अपना रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करेंगे. ठीक है, तो यही बोला गया है इसमें. तो बेसिकली एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट किया जाता है बाय द कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और एनी अदर ऑडिटर अपॉइंटेड बाय लोकल अथॉरिटीज एंड अदर देन ISD. ओके, कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन एंड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 51 और 52. तो 51 में क्या होता है, बेसिकली वो पर्सन्स दे आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द TDS एंड 52 में क्या होते हैं, वो पर्सन रजिस्टर्ड होते हैं जो दे आर लाइबल टू कलेक्ट द TCS, क्योंकि TDS और TCS का प्रोविजन GST में भी है. तो इन लोगों और कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो इन लोगों के अलावा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, उनको एनुअल रिटर्न, और 5 करोड़ से ऊपर है उनको सेल्फ वेरीफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सबमिट करना है. अब इसमें जो मेजर अमेंडमेंट आया है बेसिकली वो ये आया है कि पहले क्या होता था, जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट था वो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक प्रोफेशनल जो कि CA होता था या CMA होता था उसके द्वारा ऑडिट किया जाता था और सबमिट किया जाता था. उसमें उसका सिग्नेचर लगता था, ऑडिटेड बाय CA और CMA. नाउ गवर्नमेंट ने इसको अमेंड किया रूल 80 को, और इसके द्वारा इन्होंने लाया कि अब किसी भी प्रोफेशनल से आपको जो है रिकॉन्सिलेशन सीट को ऑडिट नहीं कराना है. अब ये सेल्फ वेरीफाइड होगा, सेल्फ असेस्ड होगा, और उसी के द्वारा आप सेल्फ वेरीफाइड करके अपने रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को सबमिट कर सकते हैं. और करेस्पॉन्डली इन्होंने जो फॉर्म 9C है उसको चेंज किया है. 9C में जहाँ पे ऑडिटेड होता था वहाँ पे सेल्फ वेरीफाइड हो गया, सेल्फ वेरीफाइड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन. ओके, तो ये
तो ये बेसिकली यही चेंजेज आए हुए हैं। एक तो लिमिट को इन्होंने बढ़ाया, और दूसरा जो ऑडिटेड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता था, सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता था, वो सेल्फ वेरीफाइड हो गया। और एनुअल रिटर्न का फॉर्म आपको पता ही है, फॉर्म 9 होता है, ठीक है। 9A होता है। 9A किसके के लिए होता है? कंपोजिट सप्लायर के लिए होता है, जो सेक्शन 10 में अपनी रिटर्न को जमा कराते हैं, सेक्शन 10 में जो रजिस्टर्ड होते हैं। 9A उनके लिए होता है, और एक 9BV फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, जो TDS डिडक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 51। तो मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैंने पूरा प्रयास किया है आपको ये नोटिफिकेशन को समझाने का। और पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका कोई क्वेरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेरी को रेज करिए, और मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि मैं आपके क्वेरी को सॉल्व करूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।